बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की तो टॉप 500 क्वेश्चंस आपके यदि आप लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है जिस और हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसको आप ले सकते हैं। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पर कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के बारे में है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो आपके कथन दिए हुए हैं, बताना है कि सही कौन से हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से संबंधित है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पीसीआर का उपयोग डीएनए की कई प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है जिससे डीएनए की थोड़ी मात्रा का प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन संभव होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से संबंधित। दूसरा है कि इस प्रक्रिया में टैक पॉलीमरेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो उच्च तापमान पर निष्क्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर आपके दो कथन दिए हुए हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर से संबंधित। तो आपको बताना है कि दोनों में से सही कौन सा है। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शंस केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर बताइए। यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं इसका। सो आंसर यहाँ पर है कि केवल एक सही है आपका, केवल एक सही है। कथन एक सही है क्योंकि पीसीआर जो है डीएनए प्रवर्धन के लिए काफी महत्वपूर्ण तकनीक है। कथन दो गलत है। क्यों? क्योंकि जो टैग पॉलीमरेज होता है एक थर्मोस्टेबल गर्मी प्रतिरोधी एंजाइम है जो उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है। ठीक है, जो पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर आपके स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि जो उच्च तापमान पर निष्क्रिय हो जाता है, तो यहाँ पे निष्क्रिय नहीं होता है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट करेक्ट है आंसर आपका ए, केवल एक सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे चार्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सही बताना है इसमें। इसका उपयोग डीएनए खंडों को उनके आवेश के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। दूसरा है डीएनए खंड एनोड सकारात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ते हैं क्योंकि डीएनए ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कि छोटे डीएनए खंड जेल मैट्रिक्स में धीरे धीरे चलते हैं जबकि बड़े खंड तेजी से चलते हैं। चौथा है अलग किए गए डीएनए खंडों को नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। ये चार दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से संबंधित कौन सा सही है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पर आपका बी, आंसर है आपका बी। बी सही है क्योंकि डीएनए अणु ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं इसलिए वे ए नोड की ओर बढ़ते हैं। ये गलत है क्योंकि अलगाव आकार के आधार पर होता है न कि आवेश के आधार पर। विकल्प सी गलत है क्योंकि छोटे जो खंड हैं तेजी से और आगे बढ़ते हैं। डी में है कि डी गलत है क्योंकि डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड से एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने और यू यूवी प्रकाश के संपर्क में आने के बाद ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं और इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी में जैव प्रौद्योगिकी में जीवित जीवों या उनके एंजाइमों का उपयोग करके उत्पादों और प्रक्रियाओं का निर्माण शामिल है जो मानव के लिए उपयोगी है। यूरोपीय फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपीय फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी ने जैव प्रौद्योगिकी को आधुनिक आणविक जीव विज्ञान के साथ प्राकृतिक विज्ञानों और जीवों कोशिकाओं और उनके हिस्सों और आणविक अनुरूपों के एकीकरण के रूप में परिभाषित किया है। तो ये दो कथन आपके जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आपको बताना है कि सही कौन सा है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर बताइए। आंसर है यहाँ पर दोनों सही है, दोनों आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट।
नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहा जाता है। ठीक है, ये एंजाइम केवल केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस या बैक्टीरियोफेज से बचाने में मदद करते हैं। सो यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड। आपको बताना है कि सही कौन सा है, सही बताना है आपको। ठीक है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई भी नहीं। आंसर है आपका यहाँ पे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटते हैं, जिससे चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड या भोथरे सिरे ब्लंट एंड्स बनते हैं। ये ये बैक्टीरिया में रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो बाहरी डीएनए को नष्ट करता है। क्लियर है? चल नेक्स्ट देखते हैं। बीटी कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीटी कपास एक बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जिसमें बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है, मतलब बीटी का जो फुल नेम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु से प्राप्त जीन होते हैं। ये जीन कपास के पौधों को वॉलवर्म जैसे कीटों के प्रति प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता कम हो जाती है। से दो कथन आपके दिए हुए हैं यहाँ पे। सही बताना है कि कौन सा है, केवल एक, दो या दोनों या निम्न से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे सी, मतलब दोनों कथन आपके सही हैं। बीटी कपास में बीटी जीन होता है, जो एक विषैला प्रोटीन बनाता है। यह कीट पौधे को खाते हैं तो यह प्रोटीन उनके पाचन तंत्र में सक्रिय हो जाता है और उन्हें मार देता है। यह कीट प्रतिरोध प्रदान करता है और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। मानव इंसुलिन के आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ह्यूमिलिन ह्यूमिलिन नाम जो है पहला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर मानव इंसुलिन है जिसे एक भारतीय कंपनी द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया गया था। इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं ए और बी होती हैं, जो डाइसल्फाइड बंधनों से जुड़ी होती हैं। बताना है सही कौन सा है, केवल एक, दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका केवल दो सही है, केवल दो सही है। फर्स्ट गलत है, क्यों गलत है यहाँ पे? ह्यूमिलिन पहला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर मानव इंसुलिन था, लेकिन इसे एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो थी एली लिली द्वारा 1983 में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में आपके भारतीय कंपनी लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। सेकेंड है कि इंसुलिन की संरचना में ए और बी श्रृंखलाएं होती हैं, जो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स है उससे जुड़ी होती हैं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम जीवों के जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों के उपयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी की स्थापना की गई। जीईएसी आनुवांशिक रूप से संशोधित अनुसंधान के सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षा और वैधता पर निर्णय लेती है। ये दो स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे दिए हुए, सही बताना है। क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ पे दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, जीईएसी भारत में जीएम जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों से संबंधित अनुसंधान और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षा चिंताओं सहित सभी नैतिक और कानूनी मुद्दों का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट देखते हैं, जीन थेरेपी से संबंधित है यहाँ पे।
जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीन थेरेपी में किसी व्यक्ति के दोषपूर्ण जीन को एक सामान्य क्रियाशील जीन में बदल दिया जाता है ताकि बीमारी का इलाज किया जा सके। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, गंभीर संयुक्त इम्यूनोडिफिशियंसी SCID का इलाज करने के लिए एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए पहली नैदानिक जो जीन थेरेपी 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर की गई। ठीक है, तो यहाँ बताना है आपको कि सही कौन सा है, केवल एक, दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सर आंसर यहाँ पे दोनों है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। जीन थेरेपी बीमारियों के इलाज के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। ADA की कमी के लिए पहली नैदानिक जो जीन थेरेपी 1990 में की गई थी, जिसमें रोगी के लिम्फोसाइट्स में कार्यात्मक ADA cDNA को डाला गया था। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ऑर्गेन ऑन अ चिप, ऑर्गेन ऑन अ चिप OOC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर के वातावरण की नकल करने के लिए उपयोग की जाने वाली माइक्रो स्केल प्रणाली है। यह 3D कल्चर मॉडल है जो शोधकर्ताओं को एक डिश में मानव अंगों और बीमारियों को फिर से बनाने की अनुमति देता है। यह दवा परीक्षण के लिए मानव प्रासंगिक, नैतिक और लागत प्रभावी मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पे बताना है कि सही कौन सा है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा और पहला दूसरा तीसरा, तीनों ऑर्गेन ऑन चिप तकनीक से संबंधित है तीन स्टेटमेंट। आंसर है आपका तीनों सही है, ये तीनों सही है। ठीक है, आंसर आपका डी है, सभी तीनों कथन सही हैं। ऑर्गेन ऑन चिप तकनीक वास्तव में मानव शरीर के वातावरण की नकल करने के लिए माइक्रो स्केल प्रणाली है। यह मानव प्रासंगिक 3D कल्चर मॉडल है जिसमें न्यू अप्रोच मेथड्स NAM के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो शोधकर्ताओं को एक डिश, मानव अंगों और बीमारियों को फिर से बनाने की अनुमति देता है। चलिए नेक्स्ट बात करें। 10वां क्वेश्चन है आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग से संबंधित है। यह एक जीन विनिमय तंत्र है जो प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दमन या प्रतिलेखन के बाद विशिष्ट आरएनए के क्षरण डिग्रेडेशन द्वारा जीन अभिव्यक्ति को कम करता है। ये पहला कथन है। इसमें छोटे आरएनए अणु जैसे siRNA और miRNA शामिल होते हैं जो मैसेंजर आरएनए से बन सकते हैं। ये छोटे आरएनए मैसेंजर आरएनए से बनते हैं तो वे प्रोटीन का निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ये तीन कथन दिए हुए, आपको बताना सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो और तीन, सॉरी मतलब एक और दो, दो और तीन और एक, दो, तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कि केवल एक और दो आपके सही हैं, मतलब बी सही है। कथन एक और दो सही है। आरएनए साइलेंसिंग एक जीन विनिमयन तंत्र है जो जीन अभिव्यक्ति को कम करता है, जिसमें छोटे आरएनए जैसे siRNA और miRNA शामिल होते हैं जो मैसेंजर आरएनए से बन सकते हैं। लेकिन कथन थर्ड रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि छोटे आरएनए मैसेंजर आरएनए से तो बनते हैं, तो वे या तो मैसेंजर आरएनए को नष्ट कर देते हैं ताकि प्रोटीन न बन सके, या मैसेंजर आरएनए को कोशिका को प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी द्वारा पढ़ने में रोकते हैं या न कि बढ़ावा देते हैं। ठीक है, सो ये थर्ड आपका गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये 500 क्वेश्चन आपको एक सिंगल PDF में अवेलेबल है, आज ही आप लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पैंजिनोमा, पैंजिनोमा के संदर्भ में आपको बताने हैं। पैंजिनोम एक ही प्रजाति के कई व्यक्तियों के जीनोम अनुक्रम का संग्रह है। कृषि में यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए
नए लक्षणों को पेश करने में मदद करता है। चीनी वैज्ञानिकों ने पाओ बायो हाई-फाई पाओ बायो हाई-फाई अनुक्रमण तकनीक की मदद से एशियाई चावल का पहला पैंजीनोम बनाया है। तो सही बताना है इसमें से पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही। आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका तीनों सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर सुकर जीन के बारे में बात करें तो यह मानव में इंसुलिन उत्पादन को नियंत्रित करता है। ये सही बताना है इससे संबंधित। यह एफ बॉक्स नामक जीनों के एक समूह को नियंत्रित करता है जो स्वास्थ्य पराग पोलन के विकास में शामिल प्रोटीन को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। यह मानव मस्तिष्क के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे क्या होगा आंसर। आंसर है आपका बी। आंसर है आपका बी। तो सुकर जीन है आपका एफ बॉक्स नामक जीनों के समूह को नियंत्रित करता है जो स्वस्थ पराग के विकास में शामिल प्रोटीन को प्रबंधित करने में मदद करता है। ये डार्विन के एब्डोमिनल मिस्ट्री या विकासवादी इतिहास में फूल वाले पौधों के अचानक उदय और सफलता के व्याख्या करने में मदद करता है। डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है कि प्रमुख विधियों के संबंध में एक कथन दिए हुए आपको मैच करना है। शॉर्ट टैंडम रिपीट यह नाभिक या न्यूक्लियस में छोटे दोहराए जाने वाले डीएनए अनुक्रमों की जांच करता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसका उपयोग तब किया जाता है जब परमाणु डीएनए जब परमाणु डीएनए खराब हो जाता है, न्यूक्लियर डीएनए खराब हो जाता है। वाई गुणसूत्र यह वाई गुणसूत्र पर एसटीआर पर केंद्रित होता है जो पिता से पुत्र में विरासत में मिलता है। सो कथन आपको बताना है ये सही कौन सा है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और पहला दूसरा तीसरा। आंसर है आपका ऑल थ्री। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड सही हैं। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स यह डीएनए अनुक्रम है जो जीनोम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस प्रकार जीनों को अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये शारीरिक रूप से खुद को काटकर या चिपकाकर या खुद को नए स्थानों पर कॉपी करके ऐसा कर सकते हैं। मानव में 50% से अधिक जीनोम ट्रांसपोजेबल तत्वों से बना होता है। सही बताना है आपको, केवल एक है, एक और दो, दो और तीन या ऑल थ्री। आंसर बताइए। आंसर है यहाँ पे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डीएनए अनुक्रम है जो जीनोम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जिससे जीन अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। ये खुद को काटकर चिपका सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं जिससे उत्परिवर्तन हो सकता है। यह मानव जीनोम का 50% से अधिक हिस्सा ट्रांसपोजेबल तत्वों से बना हुआ। ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल या उसको कार्टी सेल कार्टी थेरेपी भी कहते हैं। इससे संबंधित तीन स्टेटमेंट है। यह एक प्रकार की विकिरण थेरेपी है जिसका उपयोग रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें रोगी की टी कोशिकाओं को शरीर के बाहर आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। तीसरा, इसे जीवित दवा माना जाता है या कहा जाता है। सही बताना है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर है आपका सेकंड और थर्ड आपके करेक्ट। फर्स्ट रॉन्ग है क्योंकि कार टी थेरेपी एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, न कि विकिरण थेरेपी। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है विकिरण थेरेपी। इस थेरेपी में रोगी के रक्त से टी कोशिकाएं एकत्रित की जाती हैं और प्रयोगशाला में आनुवंशिक रूप से संशोधित की जाती हैं।
ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान सके और उन पर हमला कर सके। थर्ड स्टेटमेंट, संशोधित कोशिकाओं को जीवित दवा माना जाता है, क्योंकि वे मतलब शरीर के भीतर कैंसर कोशिकाओं से लड़ना जारी रखती हैं और उसे गुणा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी, यह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक रूप है, आईवीएफ का एक रूप है। यह बच्चों को मां से विरासत में मिलने वाली माइटोकॉन्ड्रियल रोगों से बचाता है। एमआरटी से पैदा हुए बच्चे में 3 अलग-अलग व्यक्तियों से आनुवंशिक सामग्री होती है। सही बताना है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और 1 2 3 तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेम कोशिका, स्टेम कोशिकाओं से संदर्भ में आपको बताना है। वे अविशिष्ट कोशिकाएं हैं जो अनिश्चित काल तक स्व नवीनीकरण कर सकती हैं। प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं शरीर के सभी कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता रखती हैं। प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं आईपीएससी वयस्क कोशिकाओं को स्टेम सेल जैसे स्थिति में वापस लाकर बनाए जाते हैं। सही बताना है आपको यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड है तीनों। आंसर यहाँ पे कि तीनों के तीनों सही। नेक्स्ट, फिनोम इंडिया, फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर यह यूके बायो बैंक मॉडल पर आधारित है, लेकिन भारतीय विविधता के लिए अनुकूलित है। ठीक है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक निदान, बेहतर चिकित्सीय लक्ष्यीकरण और रोग मॉडलिंग में सहायता करना है। यह केवल आनुवंशिक डेटा एकत्र करने पर केंद्रित करते हैं, न कि फेनोटाइपिक डेटा पर। सही बताना है आपको, बताइए। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट सही है क्योंकि यह यूके बायो बैंक मॉडल पर आधारित है, जिसे भारतीय आबादी के लिए अनुकूलित किया गया है। सही है इसका जो उद्देश्य प्रारंभिक निदान में सहायता करना, चिकित्सीय लक्ष्यीकरण में सुधार करना और रोग मॉडलिंग की डेटाबेस को बनाना है। फिनोम का नाम का अर्थ है फेनोटाइपिक डेटा के साथ साथ आनुवंशिक डेटा भी एकत्र करता है, इसलिए थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं। डीप प्रोजेक्ट, डीप प्रोजेक्ट के संदर्भ में बताना है। यह 5 साल का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन रोग के जोखिम को कैसे प्रभावित करता है। यह केवल भारतीय आबादी के लिए आनुवंशिक डेटा पर केंद्रित है। यह यूके बायोबैंक के साथ साझेदारी में चलाया जा रहा है। सही बताना है। केवल एक और दो, फर्स्ट और थर्ड एंड और सेकंड थर्ड। आंसर यहाँ पे सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, ये सही है। ठीक है। डीप प्रोजेक्ट 5 साल का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन रोग के जोखिम को कैसे प्रभावित करता है। गलत, सेकंड गलत है, क्योंकि परियोजना वैश्विक स्तर पर विभिन्न आबादियों के आनुवंशिक और पर्यावरणीय विविधता का लाभ उठाने पर केंद्रित है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको केवल भारतीय आबादी लिखा है, इसलिए ये आपका रॉन्ग है। थर्ड भी करेक्ट है। नेक्स्ट, बायोकेमिकल मार्करों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बायोकेमिकल मार्कर वे अणु हैं जो शरीर में सामान्य या रोग प्रक्रियाओं का संकेत देते हैं। वे केवल रक्त में पाए जाते हैं। इनका उपयोग केवल रोगों के निदान के लिए किया जाता है, उपचार की निगरानी के लिए नहीं। सही बताना है आपको। केवल एक और दो, एक और तीन और तीनों। सो आंसर यहाँ पे सिर्फ केवल एक सही है। ठीक है। केमिकल मार्कर अणु होते हैं जो सामान्य जैविक प्रक्रियाओं, रोगजनक प्रक्रियाओं और चिकित्सीय हस्तक्षेपों की औषधीय प्रतिक्रियाओं के संकेतक होते हैं। सेकेंड रॉन्ग है, क्योंकि वे रक्त, मूत्र, ऊतक और अन्य शारीरिक पदार्थों में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपका केवल रक्त दिया है, इसलिए रॉन्ग है। थर्ड, इसका उपयोग निदान, रोगों की प्रगति की निगरानी, उपचारों की प्रभावशीलता का आकलन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए थर्ड भी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड रॉन्ग। नेक्स्ट करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क के संदर्भ में बताना है आपको। वे अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। केवल औद्योगिक पैमाने पर जैव विनिर्माण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और बायोमेडिकल नवाचार को सक्षम करना है। सही बताना है। फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट थर्ड सही है और फर्स्ट सेकंड थर्ड सही, तीनों सही है। आंसर यहाँ पे कि केवल एक और तीन ही सही है।
आंसर सी। एक भारत ऐसे ही है क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। ऐसा ही है। सेकंड गलत है क्योंकि तेजी से डिजाइन, निर्माण और अनुकूलित इंजीनियर जीवों के परीक्षण के लिए एक सुविधा है जिससे अनुसंधान घटक भी शामिल है। इसका उद्देश्य अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, स्केलेबिलिटी पर ध्यान दे केंद्रित करना और बायोमेडिकल नवाचार को भी सक्षम करना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई मशीन है जो मानव व्यवहार की नकल करती है और किसी एक क्षेत्र में समस्या समाधान में विशेषज्ञ होती है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई वह चरण है जहां मशीनें इंसानों की तरह लगातार सीख सकती हैं और उतना ही स्मार्ट होती हैं। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में मशीनें मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं को पार करती हैं और स्व जागरूक होती है। सही बताना है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और तीनों। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट है भारत जेन। भारत जेन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है। यह पूरी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा वित्तपोषित एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले भारत केंद्रित मॉडल बनाना है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सही बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड ऑल फोर। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पे कि केवल एक दो और तीन सही हैं। चौथा कथन क्या है कि भारत चयन को राष्ट्रीय अंतर अनुशासनात्मक साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत विकसित किया गया है जिसे मिटी के तहत नहीं बल्कि डीएसटी के तहत लागू किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट डीप फेक से संबंधित है। डीप फेक वीडियो, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिन्हें एआई का उपयोग करके हेरफेर किया जाता है ताकि वे वास्तविक लगे। डीप फेक बनाने में शामिल मुख्य प्रौद्योगिकी ऑटो एनकोडर और जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क्स हैं। गैन्स डीप फेक तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन और ई-कॉमर्स जैसे सकारात्मक अनुप्रयोगों तक ही सीमित है। सही बताना है आपको। केवल एक और दो, दो और तीन और तीनों। आंसर यहाँ पे केवल एक और दो यहाँ पे सही है। तीसरा कथन है कि अमेरिका ने हानिकारक डीपफेक से निपटने के लिए टेक इट डाउन एक्ट अधिनियमित किया है जिनका नकारात्मक और हानिकारक उपयोग भी है। यहाँ पर यह कहना है कि केवल सकारात्मक उपयोग अनुप्रयोगों तक ही सीमित है, ये रॉन्ग। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के बारे में है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के बारे में है। चार स्टेटमेंट्स कथन दिए हुए। क्वांटम यांत्रिकी बताती है कि अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ के कणों और तरंगों की विशेषताएं कैसे होती है। क्वांटम किसी भी भौतिक गुण की सबसे छोटी संभव असतत इकाई है। सुपरपोजिशन किसी क्वांटम कण की एक समय में कई अवस्थाओं में रहने की क्षमता है जब तक कि उसे मापा नहीं जा सकता। इंटेंगलमेंट में दो कण इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। सही बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीन चार। यहाँ पर केवल एक दो तीन सही, चौथा गलत है क्योंकि उलझाव में या इंटेंगलमेंट में दो कण इस प्रकार जुड़े होते हैं उनकी अवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्र है। ठीक है। एक कण की स्थिति में बदलाव तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित करते हैं भले वे बहुत दूर। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये आपके बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में दिख जाएंगे। ऐसे ही हम लोग पूरे 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, मिलते हैं पार्ट सेकंड में। उससे अब पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कि विदाउट प्रैक्टिस
आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में गलतियां होती रहेंगी। सो उसको देखते हुए, और ये जो यदि इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑल 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको ले सकते हैं। सो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे। ये 26 क्वेश्चन है कि 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार और संबंधित खोजों के संदर्भ में यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। सो यह पुरस्कार माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग की खोज के लिए दिया गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, यह खोज जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस के द्वारा की गई थी। इस खोज ने प्रदर्शित किया कि क्वांटम घटनाएं माइक्रोस्कोपिक प्रणाली में भी देखी जा सकती हैं। बताइए, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए क्या आंसर होगा इसका। सो सही कौन कौन सा है यहाँ पे, पहला और दूसरा है, दूसरा और तीसरा है, पहला और तीसरा है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है? बताइए आंसर। आंसर यहाँ पर आपका है तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 के अनुसार तीनों कथन सही हैं। वैज्ञानिकों ने विद्युत सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण का प्रदर्शन किया है, और यह साबित करते हुए कि क्वांटम प्रभाव बड़े पैमाने पर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्वांटम टनलिंग की घटना के बारे में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा गलत है, आपको बताना है यहाँ पे। यह एक आश्चर्यजनक घटना है जहाँ एक कण में अवरोध से गुजरने की परिमित संभावना होती है। सेकेंड है यहाँ पे, यह व्यवहार केवल सूक्ष्म स्तर पर होता है। सी है यहाँ पे कि रेडियोधर्मी क्षय इसका एक उदाहरण है। और 2025 के नोबेल पुरस्कार प्रयोगों ने माइक्रोस्कोपिक प्रणाली में इसके अवलोकन का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये 4 दिए हुए ऑप्शंस, आपको इसमें बताना है गलत कौन सा है क्वांटम टनलिंग से रिलेटेड। सो आंसर यहाँ पर आपका है बी। आंसर यहाँ पे बी आपका गलत है। क्वांटम टनलिंग में कहा गया है कि अजीब व्यवहार केवल सूक्ष्म स्तर पर होता है, लेकिन नोबेल 2025 के नोबेल पुरस्कार ने प्रदर्शित किया है कि इसे माइक्रोस्कोपिक प्रणाली में भी देखा जा सकता है, जैसा कथन डी में बताया गया। सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, क्वांटम कुंजी वितरण। क्वांटम कुंजी वितरण QKD के लाभों के संबंध में अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता किए गए उपकरणों के साथ भी सुरक्षित कुंजी विनिमय सुनिश्चित करता है। यह बिना किसी लागत वाली फाइबर ऑप्टिक्स के काम करता है, जो कठिन इलाकों के लिए उपयुक्त है। इसमें ताक झांक का पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि अवरोधन से क्वांटम अवस्थाएं परेशान नहीं होती। ठीक है, सो आपको सही बताना है यहाँ पे क्वांटम कुंजी वितरण से संबंधित केवल एक और दो, दो और तीन, और एक दो तीन। बताइए सही क्या आंसर होगा। सही आंसर है आपका यहाँ पर केवल एक और दो सही है। तीन क्यों गलत है? क्यूकेडी में अवरोधन का पता चलता है, क्योंकि अवरोधन क्वांटम अवस्थाओं को परेशान करता है, जिसमें घुसपैठ का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में, भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। न्यू लैब्स स्टार्टअप ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 500 किलोमीटर से अधिक फैले QKD नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। QPIAI स्टार्टअप ने विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर QAI इंडस लॉन्च किया। ये पहले केवल निजी वित्त पोषित के माध्यम से की गई हैं। सही बताना है, केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, और तीनों सही है। क्या आंसर होगा? आंसर आपका है यहाँ पे केवल एक और दो सही है।
तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि न्यू लैब्स परियोजना को एनक्यूएम के तहत वित्त पोषित किया गया था और क्यूपीआईएआई को भी एनक्यूएम तहत के चुना गया था, जिसका अर्थ है इसमें सरकारी समर्थन शामिल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था आपको यहाँ पे कि ये पहले केवल निजी वित्त पोषित के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लाइंड साइट तकनीक। ब्लाइंड साइट तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट है जिसका उद्देश्य रेटिना को बाईपास करके सीधे विजुअल कॉर्टेक्स को उत्तेजित करके दृष्टि बहाल करना है। विजुअल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो श्रवण डेटा को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। न्यूरल लिंक का लक्ष्य 2025 तक इस चिप को पहले मानव में प्रत्यापित करना है। ठीक है, सही क्या है इसमें से? यहाँ पे लगता है 2026 होगा। केवल एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, एक दो तीन। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे एक और तीन सही है। कथन एक और तीन सही है। कथन दो, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो रेटिना से प्राप्त दृश्य डेटा या विजुअल डेटा को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार है, न कि श्रवण डेटा को। ठीक है, इसलिए सेकेंड आपका गलत है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 3D प्रिंटिंग के अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग उपभोक्ता उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। यह उन्नत सेवा में कस्टम प्रोस्थेटिक्स, कृत्रिम अंग और बायो प्रिंटिंग अंगों को बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग फोरेंसिक विज्ञान में अपराध स्थल के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है। सही बताना है यहाँ पे तीनों कथन में से। केवल एक, दो और तीन, एक और तीन और तीनों। आंसर यहाँ पे तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। 3D प्रिंटिंग के अनुप्रयोगों में मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, एडवांस्ड हेल्थ केयर और फोरेंसिक शामिल है। 4D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग से संबंधित है। यहाँ पे कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह 3D प्रिंटिंग का एक रूप है जो मुद्रित वस्तुओं की गति को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। यह 3D प्रिंटिंग में टाइम, समय के आयाम को जोड़कर विकसित हुआ है और जिससे पर्यावरण उत्तेजनाओं जैसे गर्मी, प्रकाश, नमी के जवाब में आकार या कार्य बदल सकती है। यह एक तकनीक है जो 3D प्रिंटिंग की तुलना में 4 गुना तेजी से वस्तुओं का निर्माण करती है। यह मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में भोजन प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। आपको बताना है फोर्डिंग 4D जो प्रिंटिंग है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स कौन सा सही है? आंसर है आपका बी। आंसर यहाँ पर बी करेक्ट है। 4D प्रिंटिंग जो है 3D प्रिंटिंग से विकसित हुई है जिसमें स्वयं समय का आयाम को जोड़ा गया है। मुद्रित वस्तुएं गर्मी, प्रकाश और नमी जैसे पर्यावरण उत्तेजनाओं के जवाब में आकार और कार्य बदल सकती है। ठीक है, स्टेबल कॉइन्स के बारे में, स्थिर सिक्कों के बारे में यहाँ पे एक साथ बड़ी मात्रा में इसका निकासी या मास विथड्रॉल का जोखिम होता है। इसमें उच्च मांग के मामले में तरलता प्रदान करने के लिए तेजी से विस्तार करने में असमर्थता होती है और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम होता है, धन शोधन का जोखिम होता है। कौन सा सही है आपको बताना। केवल एक, एक और दो, दो और तीन या एक दो तीन। आंसर है आपका ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के विनिमय से संबंधित है। क्रिप्टो करेंसी के विनिमय से संबंधित है। भारत में वर्तमान में भारत में क्रिप्टो एसेट्स पूरी तरह से विनियमित है। ये पहला कथन है। वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट
के हस्तांतरण के लिए एक व्यापक कराधान व्यवस्था लागू की। आयकर अधिनियम 1961 के तहत वीडीए, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री होने से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर 30% का कर लगाया जाता है। तीनों में से बताना है कि सही कौन सा है। पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा, या तीनों सही है। आंसर है आपका दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन कथन एक गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारत में क्रिप्टो एसेट अनियमित है। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्थिर सिक्कों पर क्यों प्राथमिकता दी जानी चाहिए? सीबीडीटी को और सीबीडीसी को सीबीडीसी को संप्रभु समर्थन सोवरेन बैकिंग प्राप्त है, यानी उन्हें सरकार द्वारा कानूनी निविदा या लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कि सीबीडीसी एक विनियमित ढांचे के भीतर काम करते हैं सर, जबकि स्थिर सिक्कों में अक्सर नियामक निरीक्षण की कमी होती है। सीबीडीसी क्रॉस बॉर्डर भुगतान दक्षता को सरल और गति दे सकते हैं। स्विफ्ट जैसे मध्यस्थों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। सही बताना है यहाँ पे केवल एक, दो, एक और दो, दो और तीन, या एक, दो, तीन, कौन कौन से सही हैं बताइए आंसर। आंसर आपका तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। हाल ही में पता चला GW 221123 गुरुत्वाकर्षण तरंग घटना दो न्यूट्रॉन तारों के विलय से संबंधित थी। लिगो, वर्गो एंड कागरा वेधशालाओं का LVK नेटवर्क इस घटना को पता लगाने में शामिल था। गुरुत्वाकर्षण तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। ये तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए सही बताना है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और तीनों। यहाँ पर आपके केवल दो और तीन आपके सही हैं। ठीक है। बात करें फर्स्ट गलत क्यों है, क्योंकि GW 221123 जो घटना है दो असाधारण रूप से बड़े ब्लैक होल के विलय से संबंधित है। ठीक है, न कि न्यूट्रॉन तारों के विलय से, इसलिए पहला गलत है। डिटेक्शन LVK नेटवर्क द्वारा किया गया था, जिसमें अमेरिका में, ठीक है, इसमें बेसिकली अमेरिका में लिगो, इटली में वर्गो और जापान में कागरा डिटेक्टर शामिल किए गए थे। गुरुत्वाकर्षण तरंगों को आइंस्टाइन के समान सापेक्षता सिद्धांत में भविष्यवाणी की गई थी कि वे प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे न्यूट्रिनो से संबंधित है। न्यूट्रिनो उप परमाणु कण है जिनका कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। वे ब्रह्मांड में फोटोन के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। न्यूट्रिनो का पता लगाना आसान है, क्योंकि वे मजबूत परमाणु बल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यहाँ पर आपके तीन स्टेटमेंट्स मतलब तीन कथन दिए हुए हैं। बताना है कि तीनों में से कौन सा सही है। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन और तीन। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पर केवल एक और दो सही है। ठीक है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि उनका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि वे मुख्य रूप से कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण बल के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, डार्क मैटर से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से। डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सामान्य पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करता है। यह प्रकाश उत्सर्जित या प्रतिबिंबित नहीं करता है, जिससे इसे सीधे तौर पर देखना मुश्किल हो जाए। डार्क मैटर ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। इसमें से सही बताना है आपको। पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और तीनों सही है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पे
तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आपका बोस संस्थान के प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को एलिस सन के हिस्से के रूप में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सर्न एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक संगठन है। सर्न का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC नए दृढ़ता से परस्पर क्रिया करने वाले कणों की खोज के लिए जाना जाता है। सही बताना है यहाँ पे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पे तीनों के तीनों सही। नेक्स्ट गगनयान कार्यक्रम से संबंधित है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। मिशन का उद्देश्य 3 सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लियो में भेजना है। व्योम मित्र व्योम मित्र एक पूर्ण मानव रहित फुली अनमैन्ड महिला रोबोट है, परीक्षण मिशनों में भाग लेगी। सही बताना है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, अब तीनों सही है। आंसर होगा आपका केवल यहाँ पर एक और दो कथन सही है। ठीक है, व्योम मित्रा एक अर्ध मानव रहित हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट है जो परीक्षण मिशन में भाग लेगी। क्लियर। नेक्स्ट निसार निसार की बात करें तो निसार उपग्रह मिशन से संबंधित विचार करना है। यह विश्व का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार सार को एकत्रित करता है। नासा ने एस बैंड रडार प्रदान किए जबकि इसरो ने एल बैंड रडार का योगदान किया इसमें। इसरो के GSLV F-16 प्रक्षेपण यान के द्वारा समकालिक कक्षा GTO में इसको लॉन्च किया गया था। सही बताना है यहाँ पे कौन सा सही है, केवल एक और दो, दो और तीन या तीनों सही है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर केवल एक सही है। ठीक है, निसार विश्व का ऐसा उपग्रह है जिसमें एल बैंड और एस बैंड एक साथ है। नासा ने एल बैंड रडार प्रदान किया है जबकि इसरो ने यहाँ पे एस बैंड रडार का योगदान किया है। ठीक है, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्ष SSO में स्थापित किया गया, न कि GTO में। ठीक है, नेक्स्ट आदित्य L1 मिशन से संबंधित है। यह भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल या हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इस मिशन की अवधि 10 वर्ष है। सही बताना है आपको, केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है या तीनों सही है। आंसर है आपका एक और दो सही है। तीसरा का क्या करें तो इस मिशन की अवधि यहाँ पे 10 वर्ष है जबकि लिखा हुआ है, जबकि इसकी अवधि 5 वर्ष। नेक्स्ट इस स्पाडेक्स मिशन की बात करें यहाँ पे। ठीक है, जो न्यूज में था, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मंगल ग्रह पर रोवर उतारने की क्षमता का प्रदर्शन करना, उपग्रहों के बीच डॉकिंग या जुड़ने की क्षमता का प्रदर्शन करना, अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए एक नई तकनीक का परीक्षण करना है, या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नया प्रणाली के विकसित करना। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पर बी, उपग्रहों के बीच डॉकिंग की क्षमता का प्रदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रयान 3 से मिशन से संबंधित है। यह चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था। विक्रम लैंडर ने सतह पर एक सक्रिय पेलोड और चेस्टी और चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट को तैनात किया था। यह चंद्रमा की कक्षा में केवल एक वर्ष तक संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया था। इसरो का पहला चंद्र मिशन था। बताना आंसर बताइए। यहाँ पर आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित है BAS।
यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन है। पृथ्वी की सतह से 400 से 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित होगा। ये लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के तरीके का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया है या काम करेगा। सही बताना है आपको यहाँ पे, केवल एक और दो और तीन, या तीनों सही है। आंसर है यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से संबंधित है। इन्हें पृथ्वी पर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया। ये उपग्रह केवल दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में ही डेटा एकत्रित कर सकते हैं। पैनक्रोमेटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव सार सेंसर का उपयोग ईओ उपग्रहों में डेटा संग्रह के लिए किया जाता है। सही बताना है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। यहाँ पर केवल पहला और तीसरा सही है, मतलब सी सही है। सेकंड गलत है। ईओ उपग्रहों में विभिन्न प्रकार के सेंसर जैसे पैनक्रोमेटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, माइक्रोवेव सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो दृश्य प्रकाश के अलावा अन्य स्पेक्ट्रम में भी डेटा को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट से संबंधित है। एक ध्रुवीय कक्षा है वह है जहां एक उपग्रह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ध्रुवीय कक्षाएं भू-स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एक प्रकार है। ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान पूरी पृथ्वी का निरीक्षण कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी उसके नीचे घूमती है। ये सही बताना है यहाँ पे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों सही है। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर केवल पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। ध्रुवीय कक्षाएं बेसिकली क्या गलत है कि ध्रुवीय कक्षाएं निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट का एक प्रकार है, न कि भू-स्थैतिक कक्षा का। इनकी ऊंचाई आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट, इसरो के मिशनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। एक्सपोसैट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारे जैसे स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन को मापने के लिए भारत का समर्पित उपग्रह है। यह एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाले दुनिया का पहला उपग्रह है। आर्यभट्ट उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था जिससे एक्सरे खगोल विज्ञान, एरोनॉमिक और सौर भौतिकी के प्रयोगों के लिए बनाया गया था। सही बताना है यहाँ पे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों सही है। सो आंसर है यहाँ पर ये केवल एक और तीन सही है। सेकंड गलत है, क्यों? क्योंकि यह एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करेंगे दुनिया का दूसरा उपग्रह है, यहाँ पे पहला लिखा हुआ था। ठीक है। और पहला नासा का IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा सही नहीं है। ये इंजन प्रणोदक के रूप में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये पारंपरिक इंजनों की तुलना में अधिक थ्रस्ट पैदा करते हैं। ये न्यूटन के गति के पहले नियम पर कार्य करते हैं और इनका उपयोग भारी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। सही नहीं बताना है यहाँ पर। सो ये आंसर है यहाँ पे सी, ये न्यूटन के गति के पहले नियम पर कार्य करता है। ये गलत है। इसका करेक्ट क्या है कि क्रायोजेनिक इंजन या सभी रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV से संबंधित है। इसे 9वीं पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल NGLV का एक बेहतर संस्करण माना जाता है। इसका उद्देश्य 2040 तक भारत के पहले मानव मिशन सहित चंद्र मिशनों को पूरा करना है। यह 3 चरणों वाला वाहन है जिसमें पहले 2 चरण में तरल प्रणोदक और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। सही बताना है यहाँ पे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और पहला दूसरा तीसरा। क्या आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके 2 और 3 सही है। पहला गलत है, क्यों गलत है
कि LMLV को NG-LV का एक बेहतर संस्करण इम्प्रूव्ड वर्जन डिजाइन किया गया, न कि ये 9वीं पीढ़ी का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9वीं पीढ़ी, इसलिए रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, ये आपके बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्जेक्ट्स हैं उसके पीटी 365 का सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया 500 क्वेश्चंस के रूप में, और इसका भी फायदा होने वाला है कि आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 500 क्वेश्चन सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल है, नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जिनको ये बेसिकली लेक्चर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, यदि इंग्लिश में देखना है तो ऑलरेडी इंग्लिश में सीरीज चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियोज में 1 से 50 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ जो हैं जो सोकार घाटी शोकार वैली को मंगल ग्रह जैसी बनाती हैं, जिसके कारण इसे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSPC द्वारा चुने गए बाहरी अंतरिक्ष सिमुलेशन स्टेशन के लिए चुना गया है। ठीक है, सोकार घाटी को। आपको बताना है कि इस जगह को जो सोकार घाटी है उसको किस लिए चुना गया है जो मंगल ग्रह जैसी स्थिति यहाँ पे प्रदान करती है। रीजन क्या है यहाँ पे? पहला है उच्च यूवी विकिरण, निम्न वायुमंडलीय दबाव जो है, अत्यधिक ठंड और लवणीय परमाफ्रॉस्ट। यहाँ पर आपको सही बताना है कि चारों में से सही कौन सा है जो मंगल ग्रह से सिमिलर स्थितियां हैं यहाँ पर सोकार घाटी में। फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2 और 3, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। बताइए कौन कौन सी यहाँ पे स्थितियां हैं जो मंगल ग्रह की जैसी हैं सोकर घाटी की। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। आंसर है यहाँ पर कि ऑल 4 जो घाटी हैं यहाँ, मतलब ऑल जो 4 जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये चारों कंडीशंस आपके मंगल ग्रह के से सिमिलर हैं, मंगल ग्रह से सिमिलर है। ठीक है, बेसिकली आपकी ये जो सोकर घाटी है, पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये घाटी आपके दक्षिण लद्दाख में, दक्षिणी लद्दाख, लद्दाख में के रूपसू पठार, रूपसू पठार। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के आपके जल निकाय हैं। एक अत्यधिक खारा जो है, ये जो सोकर जो घाटी है वो काफी खारा पानी है, यहाँ पे खारा पानी है। ठीक है, खारा पानी है क्योंकि पूरा नमक से ढका हुआ है। और मीठे पानी की यदि बात करें तो यहाँ पर एक है स्टार्ट सापोक, सापोक सा झील है, तो ठीक है, ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी। तो यदि क्वेश्चन यहाँ से शिफ्ट हो करके सोकार घाटी से, क्योंकि बगल में ही यहाँ पे, तो इसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से संबंधित है। 3 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि सही कौन सा है। यह एक 4 चरणीय वाहन है, 4 चरणीय वाहन है जो तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। ये पहला कथन है। यह उपग्रहों को भूस्थैतिक अंतरण कक्ष GTO में लॉन्च लॉन्च करने में सक्षम है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है कि PSLV C61 EOS-6 मिशन एक तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया था। ठीक है, आंसर बताना है यहाँ पर कि सही क्या है। केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या तीनों सही है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सही आंसर
सही आंसर है यहाँ पर केवल एक सही है, केवल एक सही है कि जो पीएसएलवी है एक 4 चरणीय वाहन है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत इसलिए है यहाँ पे कि ये जो उपग्रह है, ठीक है, तो जीटीओ में लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी का यूज किया जाता है। उपग्रहों को जीटीओ में भू-स्थैतिक अंतरण कक्ष में लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी का यूज किया जाता है, ठीक है। और पीएसएलवी जो है, पीएसएलवी का यूज बेसिकली आपके जो एसएसपीओ हैं और एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, एसएसपीओ मतलब सूर्य का जो तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष है, वहां पे इसको उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी का यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपके रॉन्ग है, ठीक है। ये पीएसएलवी का 63वां मिशन था जो विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विक्रम 1 से संबंधित है। विक्रम 1 नामक भारत के नए निजी कक्षीय श्रेणी के प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। यह एक 4 चरणीय रॉकेट है जिसमें सभी चरणों में ठोस ईंधन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है और यह उपग्रहों को एलईओ या एसएसओ में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही बताना है आपको कि सही कौन से 3 स्टेटमेंट्स में से पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा और तीनों के तीनों सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे पहला और तीसरा आपका सही है, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विक्रम 1 4 चरणीय रॉकेट तो है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है कि सभी चरणों में ठोस ईंधन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सभी चरणों में नहीं, और 1 से 3 मतलब पहले जो 3 चरण हैं, पहले 3 चरणों में, पहले जो 3 चरण हैं, 3 स्टेज हैं, ठीक है। पहले 3 चरण में आपका ठोस ईंधन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो चौथा चरण है, फोर्थ में चौथा जो चरण है, ठीक है, चरण जो है वहां पर आपके तरल लिक्विड प्रणोदक का यूज किया जाता है, ठीक है, लिक्विड प्रणोदक यूज किया जाता है। इसलिए ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर है आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि लगता है कि क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रिपरेशन और एग्जाम के लिए बेनिफिट देंगे आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज ए सपोर्ट। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो सौर ज्वालाएं होती हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूर्य पर विशाल विस्फोट है जो अंतरिक्ष में ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कण भेजते हैं। सेकेंड है यहाँ पे, सबसे बड़ी ज्वालाओं को एक्स क्लास फ्लेयर्स के रूप में जाना जाता है। वे 11 वर्षीय सौर चक्र के सौर अधिकतम सोलर मैक्सिमम शिखर के दौरान अधिक बार होती हैं। सही बताना है यहाँ पे। तो पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा और पहला, दूसरा, तीसरा सही। यहाँ पर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, जीएसएलवी और LVM-3 के बीच में क्या अंतर है, इससे संबंधित है। जीएसएलवी को 2.0 टन वर्ग के उपग्रहों को जीटीओ में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि LVM-3 को 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जीटीओ तक ले जाने के लिए सक्षम बनाया गया। तो पहला कथन है। दूसरा कथन है कि LVM-3 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए
उपयोग करने का प्रस्ताव है, लेकिन जबकि जीएसएलवी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जीएसएलवी एक तीसरी पीढ़ी का वाहन है, जबकि LVM3 चौथी पीढ़ी का वाहन है। सही बताना है यहाँ पे सही कौन सा है। पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या तीनों के तीनों सही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। रीजन क्या है कि जेएसएलवी को लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि तीसरी पीढ़ी का वाहन है। ये तीसरी पीढ़ी का वाहन न होकर के चौथी पीढ़ी का वाहन है, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, फर्स्ट सेकेंड सही है। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, धूमकेतु 31, धूमकेतु 31 और एटलस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस सर्वेक्षण दूरबीन का द्वारा खोजा गया है। इसे अति परवलयिकीय या हाइपरबोलिक कक्षीय पथ के कारण अंतरतारकीय या इंटरस्टेलर के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह सूर्य के चारों ओर एक बंद कक्षीय पथ का अनुसरण करता है। सही बताना है यहाँ पर। पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा है, पहला तीसरा है, या तीनों सही है। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे कि सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। गलत है क्योंकि क्यों गलत है कि एक अति परवलयिकीय कक्षा का मतलब सूर्य के चारों ओर एक बंद कक्षीय पथ का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला से संबंधित है। ठीक है, कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला से संबंधित है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पे। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित है। यह दक्षिण भारत में पलानी पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। यह एवरसेड एफ प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। सही बताना है। केवल एक सही है, 2 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। आंसर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। ठीक है, केसो की स्थापना 1900 में किया गया था और यह पलानी की पहाड़ी में स्थित है। इसको IIA द्वारा संचालित किया जाता है और यह बेसिकली एवरसेड प्रभाव की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जो सूर्य के प्रकाश मंडल में देखे जाने वाले गैसों के क्षैतिज वहित प्रभाव को संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, उपग्रह इंटरनेट सेवा के बारे में है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन है जो संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उपग्रह इंटरनेट में जो आमतौर पर पारंपरिक वायर्ड कनेक्शन की तुलना में विलंबता कम होती है, लेटेंसी कम होती है। स्टारलिंक, प्रोजेक्ट कुइपर और वनवेव विश्व के प्रमुख इंटरनेट प्रोजेक्ट है। सो सही बताना है यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही है। पहला और दूसरा, तीसरा, या पहला और तीसरा, या तीनों सही है। आंसर आंसर यहाँ पर सिर्फ थर्ड सही है, तब बी। पहला गलत क्यों है? पहला गलत है क्योंकि जो उपग्रह इंटरनेट सेवा है वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये वायरलेस है। वायरलेस वायरलेस कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन देता है। ठीक है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो उपग्रह इंटरनेट में आमतौर पर जो वायर्ड कनेक्शन की तुलना में विलंबता कम नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ कम, कम नहीं होता, अधिक होता है, अधिक होता है। क्योंकि ये क्या करता है कि जो डेटा है उपग्रह तक जाने और आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ये थर्ड सही है। स्टारलिंक बात करें यहाँ पे कि स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है, तो स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कुइपर बात करें तो ये अमेजन का है, अमेजन। और वनवेव यूरोसैट, यूरोसैट। ठीक है, तो प्रमुख इंटरनेट कनेक्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ये टीबी रोग से संबंधित है, क्षय रोग से, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है।
यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, टीबी। पल्मोनरी टीबी जो है फेफड़ों को प्रभावित करने वाला सबसे आम रूप है और ये संक्रामक। स्पाइनल टीबी या पॉटस रोग रीढ़ को प्रभावित करती है और यह भी संक्रामक होती है जो हवा के माध्यम से फैलती है। सही बताना है आपको, केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है या तीनों सही है। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है यहाँ पर कि एक और दो आपके सही हैं। ठीक है। थर्ड रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो स्पाइनल टीबी होती है, ठीक है, स्पाइनल टीबी या पॉट्स रोग या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का एक रूप है जो फेफड़े के बाहर होती है और आमतौर पर ये संक्रामक नहीं होती है। ठीक है, यह शरीर के भीतर फैलता है और हवा के माध्यम से नहीं फैलता। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये HIV से संबंधित है। मानो ह्यूमनो डिफिशियंसी से वायरस की बात करें यहाँ पे। सो यहाँ पर है कि HIV जो है CD4 कोशिकाओं, CD4 टी लिम्फोसाइट्स को संक्रमित और नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। ये पहला कथन है। इसका संचरण केवल रक्त और वीर्य जैसे शारीरिक तरल जो पदार्थ के माध्यम से होता है। HIV का इलाज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART से संभव है और इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सही बताने हैं आपको, क्या होगा यहाँ पर सही? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा या तीनों सही है? आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पर आपको एक, मतलब केवल एक सही है। ठीक है, दो गलत है क्योंकि यह स्तन के दूध और योनि स्राव के माध्यम से भी ये फैलता है। तीसरा गलत है क्योंकि HIV का इलाज ART से किया जा सकता है और इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो ये आपके क्वेश्चंस थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चंस लगता है कि आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका लिंक दिया हुआ है, एक ही PDF के अंदर आपको ऑल 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको लास्ट टाइम क्विक रिवीजन पर्पस और प्रैक्टिस के पर्पस से इनको बनाया गया है कि जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हो क्वेश्चंस आप गलत नहीं करें, और यहाँ से डेफिनेटली 500 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं। सो बात करें यहाँ पे कि 61 क्वेश्चन से इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी न्यूज में है अभी वेगोवी। वेगोवी एक मेडिसिन है जो डेनिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सो वेगोवी क्या है कि बेसिकली मोटापा को कम करने के लिए इस मेडिसिन का काफ़ी यूज किया जा रहा है। सो उससे रिलेटेड है ये कि हाल ही की खबरों में कि वेगोवी नाम दवा जिसका सक्रिय घटक सेमाग्लूटाइड है जो इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है और भूख सप्रेसेंट के रूप में काम करती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सेमाग्लूटाइड ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड्स GLP-1 नामक हार्मोन की नकल करता है और जो खाने के बाद निकलता है, ठीक है, और पेट भरा हुआ महसूस करता है। मोनजारो मोनजारो नामक एक अन्य वजन घटाने वाली दवा में सक्रिय रूप से केवल और टर्जेपाइड होता है, टर्जेपेटाइड होता है। ठीक है, सो सही बताने हैं यहाँ पे कि तीन स्टेटमेंट से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीन में से सही कौन सा है। फर्स्ट बात करें तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या तीनों सही है? बताइए। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो फिर भी हम लोग कवर करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आंसर है यहाँ पे
फर्स्ट एंड सेकंड सही है आपको, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डेनिश कंपनी जो है जिसका नाम है नोर्वो नार्डिस्क ने भारत में वेगोवी लॉन्च किया है, ठीक है, जो बेसिकली ये मोटापा कम करने के लिए का इंजेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि सेमाग्लूटाइड से बना हुआ है और इंजेक्शन के रूप में ये यूज किया जाता है, और ये बेसिकली क्या करता है कि जो भूख होती है उसको दबा देती है। सेकंड स्टेटमेंट सेकंड कथन भी आपका सही है कि सेमाग्लूटाइड जो है GLP-1 हार्मोन की नकल करता है, जो हमारे आंतों से निकलता है और भोजन के बाद जारी होता है, और ये निकलने से क्या होता है कि हमारा पेट भरा हुआ महसूस करता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मोन्जारो है दवा में टर्जेपाइड होता है, जो GLP-1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड दोनों की कार्य की नकल करता है, न कि सिर्फ टर्जेपेटाइड का। तो यहाँ पर केवल लिखा हुआ था कि केवल केवल टर्जेपाइड का ही नकल करता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और वैक्सीन न्यूज में है अभी, एड फॉल्सीवैक्स, एड फॉल्सीवैक्स अभी खबरों में है। इससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी बहुस्तरीय मलेरिया का टीका है। यह प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्रजाति के हैं, के दो महत्वपूर्ण जीवन चरणों प्री एरिथ्रोसाइटिक यानी यकृत और ट्रांसमिशन यह चरणों को लक्षित करता है। यह पुनः संयोजक काइमेरिक मतलब कि रिकम्बिनेंट काइमेरिक टीका है। सही बताना है यहाँ पे कि सही कौन सा है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही। भारत सरकार ने निजी फर्मों को अपना स्वदेशी बहुस्तरीय मलेरिया टीका एडफ्लूवैक्स बनाने के लिए अधिकृत किया है। ये फर्स्ट है। यह टीका परजीवी के जीवन चक्र के दो महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करता है। यह पुनः संयोजक काइमेरिक टीका है जो विभिन्न चरणों के एंटीजेन को ही एक इम्यूनोजोन में से जोड़ता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, सो स्टेटमेंट फर्स्ट है यहाँ पे कि ट्रांस फैटी एसिड TFA केवल औद्योगिक रूप से उत्पादित होता है, जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री का निषेध और प्रतिबंध द्वितीय संशोधन विनियम 2021 के माध्यम से खाद्य तेलों में ट्रांस फैट को 2% से अधिक सीमित कर दिया है, ठीक है, ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि WHO ने रिप्लेस कार्य रिप्लेस कार्य योजना या एक्शन प्लान शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म किया जा सके, ठीक है। तो तीन कथन दिए हुए हैं, सही बताने हैं आपको कौन सा है, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या तीनों सही। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका यहाँ पे कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है कि TFA स्वाभाविक रूप से पशु स्रोत खाद्य पदार्थों, मांस और दूध में पाए जाते हैं, और साथ ही औद्योगिक रूप से भी उत्पादित किए जाते हैं, जिस जो हाइड्रोजनीकरण माध्यम से उनका उत्पादन किया जाता है। दूसरा कथन सही है कि भारत ने खाद्य तेलों में ट्रांस फैट की जो सीमा है उसको 2% तक लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए। तीसरा कथन सही है कि WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए रिप्लेस कार्य योजना शुरू किया है, ठीक है। तो ये तीनों में से एक कथन गलत है, बाकी दो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC ड्रग्स के बारे में, जो न्यूज में रहा है। FDC उत्पाद
एक विशेष संकेत के लिए उपयोग किया जाने वाला एक या एक से अधिक सक्रिय अवयवों से बने होते हैं। ये पहला कथन है। दूसरा, एफडीसी दवाओं को अक्सर बेहतर चिकित्सीय परिणाम और रोगी के अनुपालन में सुधार के कारण प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा, सीडीएससीओ ने हाल ही में 36 अप्रयुक्त एफडीसी दवाओं का निर्माण, विकिरण और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है। यहाँ पर आपको गलत बताना है। गलत कौन सा है? केवल पहला, दूसरा, तीसरा या कोई भी गलत नहीं। आंसर है यहाँ पर आपका डी, कि कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत नहीं है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ट्रैकोमा से रिलेटेड है, जो न्यूज में रहा है अभी। ट्रैकोमा यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक आंख का रोग है। यह WHO द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत को WHO द्वारा ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, सही बताना है आपको। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको सही। हेपेटाइटिस वायरस से संबंधित है। वायरल और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई तीव्र यकृत संक्रमण के लिए सामान्य कारण। दूसरा स्टेटमेंट है, केवल हेपेटाइटिस बी, सी और डी ही पुराने या क्रोनिक संक्रमणों को जन्म दे सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, हेपेटाइटिस डी ही एक अक्षम वायरस है जिसके प्रतिकृति के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की आवश्यकता होती है। सही बताने हैं यहाँ पे, सही कौन सा है? केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या तीनों सही है? बताइए। आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट, 2025 के नोबेल पुरस्कार, 2025 का जो नोबेल पुरस्कार और एवरसेट प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 3 कथन दिए हुए हैं, यहाँ पे सही बताना है। 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रुस्किना, फ्रेड रैपापोर्ट और सिमोन केसावा को टी कोशिकाओं की भूमिका की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि एवरसेट जो प्रभाव है सूर्य के प्रकाश मंडल में गैसों के लगभग क्षैतिज बहिर्प्रभाव को संदर्भित करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, एवरसेट प्रभाव की खोज कोडाई कनाल सौर वेधशाला में की गई थी। सही बताना आपको, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है आपका यहाँ पर कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध AMR से रिलेटेड है। AMR एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तन के माध्यम से होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जीवाणु विभाजन के दौरान और रोगाणुओं के बीच प्रतिरोध के आदान प्रदान के माध्यम से प्रतिरोध का ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से हस्तांतरण होता है। WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AMR को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में मान्यता दी है। सही बताना है आपको। ठीक है, सही कौन सा है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे आपके करेक्ट। नेक्स्ट आपका है, भारत में औषधि विनिमय के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। पहला कथन। दूसरा,
राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण को लाइसेंस देने, निरीक्षण करने और राज्य स्तर पर दवा कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का ये अधिकार देता है, अधिकार है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए केवल औषधियों के मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधान को लागू करता है। ठीक है, सो आपको बताना है कि सही कौन सा है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है आपका तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स सही। जो सीडीएससीओ है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस मंत्रालय के अंदर में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने व्यापारिक संस्थाओं को ओआरएस शब्द का उपयोग करके बेचे गए पेय पदार्थों या समान उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह विशेष रूप से WHO द्वारा अनुशंसित ओआरएस से जुड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट, WHO अनुशंसित ओआरएस की संरचना में सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट हाइड्रेट शामिल है। ओआरएस का मुख्य उद्देश्य तीव्र दस्त से होने वाले डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण को रोकना और उसका इलाज करना है। यह दिलीप महालोनविस द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और तीनों। आंसर यहाँ पे कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही। ठीक है, सो फ्रेंड्स एक कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस थे, जहां से ये जो 500 क्वेश्चंस है डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लिंक नीचे दिया हुआ है। सिंगल पीडीएफ में ऑल 500 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे तो S-400 ट्रम्प मिसाइल के बारे में, प्रणाली के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, सही बताना है आपको कौन सा सही है। इसे भारत में सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, ये पहला कथन है। दूसरा, यह केवल 180 डिग्री रडार कवरेज प्रदान करता है। तीसरा है, यह बहु मिसाइल संगतता को सक्षम बनाता है। तीनों में से बताना है कि कौन कौन से सही है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। आंसर क्या होगा? यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम पूरा कवर करेंगे। वैसे बताइए, आंसर है यहाँ पर कि भारत में इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यह केवल 180 डिग्री रडार कवरेज प्रदान करता है, तो 180 डिग्री नहीं है, 360 डिग्री, 3 कंप्लीट 360 डिग्री ये रडार रडार और मिसाइल कवरेज प्रदान करता है, मिसाइल कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यह बहु मिसाइल संगतता यानी मल्टी मिसाइल कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी जो लेयर्ड वाइज सुरक्षा प्रदान करता है, लेयर्ड डिफेंस, लेयर्ड डिफेंस। ठीक है, डिफेंस से प्रदान करता है, इसलिए आपका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत के स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली भारत के स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश विपन सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। 3 कथन दिए हुए हैं यहाँ पे, सही बताना है आपको, सही कौन सा है।
यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सेकंड, यह इनबिल्ट बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से लैस है। यह समूह मोड या स्वायत्त मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। 3 कथन दिए हुए हैं, सही बताना है आपको, सही कौन सा है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3। सो बात करें यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, यह एक मध्यम दूरी की, तो मध्यम दूरी की नहीं है, कम दूरी की, ठीक है, कम दूरी का एक मिसाइल प्रणाली जो सतह से हवा मार करती है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि यह बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से लैस है, तो ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट, यह समूह मोड या स्वायत्त मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है, ये भी आपका तीसरा भी सही था। आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3। आकाश तीर प्रणाली के बारे में बात करें, आकाश तीर प्रणाली से संबंधित है। आकाश तीर जो प्रणाली है यह भारत की पूरी तरह से स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो पहला आपका ऑप्शन है सेकंड, यह एक स्थिर गैर चलने योग्य वायु रक्षा समाधान है। तीसरा, यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा विकसित C4ISR ढांचे का हिस्सा नहीं है। चौथा है इसमें, इसका उपयोग केवल हवाई जहाजों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ड्रोन या मिसाइलों के लिए नहीं। ठीक है, सही बताना है आपको, सही कौन सा है आकाश तीर से संबंधित। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है, भारत की पूरी तरह से स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड आपका रॉन्ग है, रॉन्ग यहाँ पे इसलिए है कि यह क्या है कि वाहन आधारित है, यहाँ पर लिखा हुआ स्थिर, तो ये स्थिर नहीं है, वाहन आधारित प्रणाली है। ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल द्वारा विकसित C4ISR ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये हिस्सा है। यहाँ पर C4ISR का मतलब हो गया कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निशंस। ठीक है, डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसका उपयोग सभी के लिए, आपका हवाई जहाज के लिए, ड्रोन के लिए और मिसाइलों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच अंतर बताना है यहाँ पे। तो जो क्रूज मिसाइलें होती हैं अपनी यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजनों द्वारा संचालित होती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें केवल प्रारंभिक चरण में प्ररोधक द्वारा संचालित होती हैं। ये पहला कथन है। दूसरा है कि क्रूज मिसाइलें आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, दूसरा कथन है। तीसरा कथन है यहाँ पे कि क्रूज मिसाइलों का जो रेंज होता है आमतौर पे कम होता है, लेकिन वे आसानी से दिशा बदल सकती हैं। सही बताना है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और तीनों सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट बात करें तो जो क्रूज मिसाइलें अपनी यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजनों द्वारा संचालित होती हैं, ठीक है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें केवल प्रारंभिक चरण में प्रलोभक द्वारा संचालित होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि क्रूज मिसाइलें जो है आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं, तो अधिक नहीं, एक कम ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही उड़ान भरती है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, गलत है। तीसरा आपका स्टेटमेंट है कि क्रूज मिसाइलों का जो रेंज होता है आमतौर पर कम होता है, लेकिन वे आसानी से दिशा बदल सकती हैं, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी, केवल एक और एक। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि लगता है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑल 500 क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यहाँ पे है कि ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ भी आपको 3 कथन दिया हुआ है, सही बताना है। यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह 2 चरणीय प्रणाली है, जिसमें पहला चरण ठोस प्रलोभक बूस्टर मिसाइल को क्रूज चरण में 3 मैक गति के करीब ले जाता है, मैक 3 गति के। इसमें फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, जिसका रेंज है 250 किलोमीटर। ठीक है, सही बताना है कि सही कौन सा है, केवल एक और दो, एक और तीन और तीन। हाँ, आंसर यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो भारत और रूस के द्वारा इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सेकेंड स्टेटमेंट करें तो यह 2 चरणीय प्रणाली है और पहला चरण जो है ठोस प्ररोधक क्या करता है, मिसाइल को क्रूज चरण में गति 3 प्रदान करता है। तो नहीं, यहाँ पर जो पहला चरण है मिसाइल को प्रारंभिक सुपरसोनिक गति देता है, सुपरसोनिक गति देता है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड देता है। और जो इसका दूसरा चरण है, सेकेंड चरण है, दूसरा चरण, ठीक है, वो क्रूज चरण में ले जाता है, क्रूज चरण में ले जाकर के मैक 3 स्पीड उसको प्रोवाइड करता है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, स्क्रैमजेट इंजन तकनीक से संबंधित है। स्क्रैमजेट इंजन जो एक स्क्रैमजेट जो है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन है और इंजन का एक सुधार है। स्क्रैमजेट इंजन शून्य वायु गति पर थ्रस्ट या प्रणोद पैदा कर सकता है। रॉकेट इंजन की तुलना में यह एक कम ईंधन कुशल प्रणोदन प्रणाली है, क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। सही बताना है, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन और तीनों। आंसर क्या होगा, आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका कि जो स्क्रैमजेट एक सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन है और यह रैमजेट इंजन का एक सुधार है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो स्क्रैमजेट इंजन है शून्य वायु गति पर थ्रस्ट पैदा कर सकता लिखा है, लेकिन यह थ्रस्ट पैदा शून्य गति पे नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि रॉकेट इंजन की तुलना में जो स्क्रैमजेट है कम ईंधन कुशल प्रणोदन प्रणाली है, जबकि यहाँ पे कम नहीं, अधिक अधिक कुशल प्रणोदन प्रणाली, क्योंकि रॉकेट ईंधन क्या करता है, जो रॉकेट होता है ईंधन ऑक्सीडाइजर दोनों लेके जाता है, और जेट इंजन जो होता है बेसिकली वायुमंडल ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका थर्ड भी गलत है। तो आंसर क्या है, सिर्फ ये सही है। तो आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रलय और अस्त्र मिसाइल से संबंधित आपको बताना है यहाँ पर। प्रलय एक जो है आपका एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रणोदक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। पहला कथन है। अस्त्र अस्त्र जो है एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा है यहाँ पर प्रलय। प्रलय का जो स्ट्राइक रेंज है 100 से 500 किलोमीटर है, जबकि अस्त्र का जो रेंज है 100 किलोमीटर से अधिक है। सही बताना है आपको, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है, हाल ही में लॉन्च किए गए GSAT-7R, जिसको CMS-3 उपग्रह कहा जाता है, को से संबंधित तीन स्टेटमेंट है। यह भारत की उन्नत रक्षा अ, उपग्रह संचार श्रृंखला GSAT-7 का हिस्सा है। यह हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय भूभाग पर 2000 किलोमीटर तक बहु बैंड संचार सेवाएं प्रदान करता है। यह उपग्रह वायुसेना को विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी, अवैक्स विमान, मिसाइल इकाइयों और रडार जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों को जोड़ने में मदद करता है। सही बताना है, केवल एक, एक और दो, दो और तीन या तीनों सही हैं। आंसर है आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, भारत का उन्नत रक्षा संचार उपग्रह जीसैट का भाग है। ये हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय भूभाग पर रक्षा करने के लिए बहुबैंड और संचार सेवा प्रदान करता है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे वायुसेना का
तो यह जो उपग्रह है बेसिकली आपका भारतीय वायुसेना के लिए नहीं है, ये नौसेना के लिए, नौसेना को को जोड़ता है। और जो वायुसेना के लिए है आपका, वायुसेना के लिए है जीसैट 7A, जीसैट 7 इसको एंग्री बर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर निर्देशित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम, ठीक है, एटीजीएम प्रणाली के संबंध में आपको बताना है। यह स्वदेशी रूप से विकसित एक क्लोज्ड लूप नियंत्रण प्रणाली है। यह गतिशील लक्ष्यों के खिलाफ सटीक स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। यह सभी मौसम की स्थिति में काम कर सकता है। सही बताना है, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा या तीनों। आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आंसर डी। अपाचे AH-64 एक बहु भूमिका वाला हमलावर हेलीकॉप्टर है। यह पूरी तरह से एकीकृत हथियार प्रणाली से लैस है, जिसमें फायर मिसाइलें, रॉकेट और चेन गन शामिल है। इसमें उन्नत सेंसर दिन और रात में देखने की क्षमता प्रदान करता है। सही बताना है आपको, सही कौन सा है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या तीनों सही हैं। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राफेल मरीन लड़ाकू जेट से संबंधित हैं। यह डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। इसमें ओमनीरोल क्षमताएं हैं, जिसका अर्थ है सभी लड़ाकू विमान मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ये लड़ाकू जेट भारतीय नौसेना के लिए हैं। उन्हें देश के पहले स्वदेशी विमान पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, सही बताना है आपको, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं यहाँ पर, आंसर डी। आईएनएस मोरमुगाओ के बारे में, इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पे रखा गया है। यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। यह डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित सबसे बड़ा भारतीय नौसेना युद्ध पोत है। सही बताना है, पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट, रुद्रास्त्र हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV के संबंध में आपको बताना है। यह सफल परीक्षण पोखरा राजस्थान में किया गया। यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL द्वारा निर्मित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है। इसकी सटीक निर्देशित एंटी कर्मियों वाटरहेड से लैस है। सही बताना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों सही है। यहाँ पर भी आंसर आपका डी हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। भर्गवास्त्र की बात करें यहाँ पे, एंटी ड्रोन प्रणाली है। कम लागत वाली तीसरी किल एंटी ड्रोन प्रणाली है। यह ड्रोन खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया और ये 2 परत सुरक्षा प्रणाली है। सही बताना है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। सो यहाँ पर भी आपके जो डी है, ऑल 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन। फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन के बारे में है, वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रतिरोध के कारण ड्रोन युद्ध में गेम चेंजर है। ये रेडियो लिंक के बजाय लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके संचालित होती हैं। वे जाम और बाधित नहीं हो सकती क्योंकि वे रेडियो लिंक का उपयोग नहीं करते हैं। सही बताना है, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। सो यहाँ भी आपके डी हो जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से बात करें तो भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के संबंध में 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है कि पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम आधारित भारी जल रिएक्टरों से
प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दूसरा कथन है कि दूसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टर यूरेनियम 233 का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं। तीसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग करके थोरियम से यूरेनियम 233 का उत्पादन किया जाता है। सो आपको 3 कथन यहाँ दिए हुए हैं, सही बताना है कि सही कौन सा है। केवल एक है, एक और दो है, दो और तीन है, या तीनों कथन सही हैं? बताइए। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। पहला चरण में यहाँ पर प्राकृतिक यूरेनियम आधारित बाहरी जल रिएक्टरों से प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है। ये पहला चरण है, ये पहला कथन सही है। दूसरे चरण में थोरियम आधारित दूसरे चरण में बेसिकली स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि थोरियम आधारित रिएक्टर यूरेनियम 233 का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जो थोरियम आधारित रिएक्टर होते हैं, यहाँ पर थोरियम से बेसिकली यूरेनियम 233 का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तीसरा कथन है कि तीसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का उपयोग करके थोरियम से यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाता है। ये बेसिकली दूसरे चरण में ऐसा होता है। और तीसरे चरण में क्या होता है कि यूरेनियम 233 का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट आपके तीसरे चरण में आएगा। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट। केवल एक यहाँ पर आपके सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है FBR के संबंध में 3 कथन दिए हुए हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिखरने सामग्री की खपत की तुलना में अधिक बिखरने सामग्री का उत्पादन करते हैं। दूसरा है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वर्ष 2020 तक चालू होने की उम्मीद थी। सुरक्षा कारणों से जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में तरल सोडियम का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। सही बताना है आपको, सही कौन सा है? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या एक दो तीन। आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट्स सही हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे कि थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर TMSR के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के अंतिम चरण में TMSR महत्वपूर्ण है। TMSR में ईंधन तरल रूप में होता है जो पिघले हुए नमक में घुला होता है। TMSR का मुख्य लाभ यह है कि वे पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में कम रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न करते हैं। और चीन पहला ऐसा देश है जिसने TMSR का संचालन किया है। आपको बताना है कि थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर से संबंधित इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी। ठीक है, परमाणु विखंडन और संलयन के बीच में यहाँ पे आपको बताना है। परमाणु विखंडन और संलयन के बीच में अंतर से रिलेटेड है। यहाँ पे विखंडन जो होता है, परमाणु जो विखंडन होता है तब होता है जब एक न्यूट्रॉन बड़े परमाणु से टकराता है, जिससे वो अस्थिर हो जाता है और विभाजित हो जाता है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन, जो नाभिकीय संलयन है, परमाणु संलयन है, वो तब होता है जब दो या दो से अधिक हल्के परमाणु एक साथ क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और एक बड़ा भारी परमाणु बनाते हैं। तीसरा है कि संलयन के लिए आवश्यक ऊर्जा विखंडन की तुलना में कम होती है। सही बताना है। पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तीनों सही है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विखंडन तब होता है जब एक परमाणु एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु से टकराता है और अस्थिर होकर के विभाजित हो जाता है। पहला कथन सही। दूसरा भी सही है कि दो या दो से अधिक हल्के परमाणु एक साथ फ्यूजन करके भारी परमाणु बनाते हैं। लेकिन जो तीसरा है यहाँ पर गलत है, क्योंकि संलयन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होता है विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। सही क्या है? तो पहला और दूसरा सही। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम संबंधित आपको बताना है।
के संदर्भ में टोकामक जो रिएक्टरों का उद्देश्य क्या है? ये रिएक्टर भारत के 3 चरणीय कार्यक्रम के दूसरे चरण में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग विखंडन आधारित बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ये संलयन ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए प्रायोगिक रिएक्टर है। ये थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए आंसर क्या होगा? सो आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी है। ये संलयन ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए प्रायोगिक रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिथियम आयन बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी है और वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB के बीच मुख्य अंतर बताना है आपको। जो लिथियम आयन बैटरी की ऊर्जा भंडारण क्षमता जो है VRFB वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी की तुलना में कम होती है। दूसरा है कि VRFB की सेल्फ लाइफ है जो है लाइन मतलब लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत अधिक होती है, बहुत लंबी होती है। तीसरा है कि लिथियम आयन बैटरी की तुलना में VRFB का उपयोग बड़े पैमाने पर ग्रिड स्केलों के अनुप्रयोग के लिए अधिक किया जाता है। सही बताना है यहाँ पे, सही कौन सा है? केवल एक और दो और तीन, या एक दो तीन? आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, लिथियम आयन बैटरी की ऊर्जा भंडारण क्षमता VRFB की तुलना में कम होती है, तो कम नहीं, यहाँ पे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए पहला कथन आपका गलत होता है। सेकेंड और थर्ड सही, तो आंसर क्या हो जाए? आंसर हो गया सी। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए। नैनो कणों पर सामग्री के गुण सामान्यतः समान होते हैं और बड़े पैमाने पर होते हैं। नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में कम अवशोषण दक्षता प्रदान करते हैं। नैनो सल्फर का उपयोग मृदा जनित निमेटोड और फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सही बताना है, सही कौन सा है? पहला और दूसरा, केवल तीसरा, दूसरा और तीसरा, या तीनों सही है? आंसर है यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नैनो कणों पर सामग्री के गुण सामान्यतः समान होते हैं, समान नहीं, यहाँ पे भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, काफी भिन्न होते हैं। सेकेंड इसलिए पहला गलत है। दूसरा गलत है यहाँ पे कि नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक की तुलना में अधिक अवशोषण है, यहाँ पे कम लिखा है, यहाँ पे होगा अधिक अवशोषण दक्षता प्रदान करते हैं, इसलिए दूसरा भी कथन गलत होगा। तीसरा सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF से रिलेटेड है। जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क धातु आयनों या समूहों को कार्बन लिगेंड्स के साथ जोड़कर 3 आयामी या 3D जो संरचनाएं बनाती हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में बहुत अधिक खाली जगह या छिद्र नहीं होते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का उपयोग मुख्य रूप से गैस अवशोषण के लिए नहीं किया जाता है। गलत बताना है, गलत कौन सा है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, केवल एक, या तीनों? आंसर है आपका यहाँ पर कि जो पहला कथन है, ठीक है, वो सही है। दूसरा क्या है कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में अधिक खाली जगह या छिद्र होते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं होते, इसलिए गलत है। तीसरा में है कि मुख्य रूप से गैस अवशोषण के लिए नहीं किया जाता है इनका उपयोग। इनका गैस अवशोषण के लिए उपयोग किया जाता है, और गैस अवशोषण के साथ साथ यहाँ पर पृथक्करण और भंडारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? कि केवल एक सही है, तो आंसर सी। गलत पूछा है ना बेसिकली, तो गलत क्या है? 2 और 3 गलत। बी। इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इलेक्ट्रिक वाहन के संबंध में बताना है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक मीटर दोनों होते हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन जो है PHEV को बाहरी स्रोत से चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया है। क्या है? सही बताना है, पहला दूसरा, पहला या तीसरा, दूसरा तीसरा, या तीनों सही? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे
फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो बाहरी स्रोत से चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होते, इसलिए गलत है। तीसरे में क्या गया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा सही आंसर बी। हाइपरलूप गतिशीलता प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है कि हाइपरलूप एक प्रस्तावित उच्च गति वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह प्रणाली वैक्यूम ट्यूबों के भीतर पॉड्स को चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करके चलाती है। यह 1000 किलोमीटर से कम गति प्रदान करने की लक्ष्य रखती है। सही बताना है, केवल एक और दो और तीन या तीनों सही है। आंसर है यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि 1000 से अधिक स्पीड है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, अधिक स्पीड की करने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, आंसर बी। डीप ओशन मिशन, जो डीप ओशन मिशन है संबंध में बताना है। इस डीप ओशन मिशन का जो लक्ष्य है गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाना और उनका अस्थायी रूप से उपयोग करना है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है और यह जो मिशन है 2027 तक पूरा होने का वाला है। सही बताना है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या तीनों सही है। सो आंसर है यहाँ पर आपका होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि इस मिशन का जो पूरा होने का लक्ष्य है 2026 है, न कि 27। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पहला है, दूसरा आपका सही है। सोगार प्रणाली के बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है। सोगार प्रणाली के संबंध में, यह एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जिससे मौसम की भविष्यवाणी के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा विकसित किया गया है। सही बताना है, केवल एक, दो, दोनों या कोई भी नहीं। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों को दोनों सही है। हंसा 3 विमान के बारे में है यहाँ पर, सही बताना है। यह एक 4 सीटों वाला एक यात्री विमान है। यह मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। एक दो सीटों वाला हल्का समग्र विमान जिसका उपयोग प्रशिक्षण और निगरानी के लिए किया जाता है और यह एक लड़ाकू जेट विमान है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। इस हल्का समग्र विमान है जिसका प्रशिक्षण और निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अल्टर मैग्नेट्स के बारे में, एक और नया प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। इसमें फेरोमैग्नेटिज्म के समान अद्वितीय चुंबकीय गुण होता है और इसमें चुंबकीयकरण का अभाव होता है, मैग्नेटाइजेशन का अभाव। सही बताना है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या तीनों सही है। आंसर होगा आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। स्लेरोमीटर के बारे में यहाँ पे, स्लेरोमीटर के बारे में प्राथमिक अनुप्रयोगों में से एक क्या है? तापमान मापना, मानव की आवाज की आवृत्ति और तीव्रता के आधार पर त्वरण मापना, रक्तचाप की निगरानी करना या वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाना। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे बी। स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली प्राथमिक अनुप्रयोग में मानव की आवाज की आवृत्ति और तीव्रता के आधार पर त्वरण मापना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यही कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको 500 क्वेश्चंस में से कवर किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करेंगे।